कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी गद्य में पाठ 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय हम लोग पढ़े, साहित्यिक परिचय पढ़े, रचनाएं और भाषा शैली देखे। आज उनके द्वारा लिखा गया निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यानी भारत वर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है, इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध लिखा है। और ये निबंध बच्चों ध्यान देना, 1884 में, सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु जी आए थे और उसी ददरी मेले में अपने भाषण में ये लिखा था अंश। जो भाषण उन्होंने दिया था उसी भाषण का अंश है बच्चों की भारत वर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारत वर्ष का विकास कैसे हो सकता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो उनका भाषण का अंश देखो, बलिया ददरी मेले में कितना सुंदर उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति पर सुझाव दिया है कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक साथ बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। यानी मेला वगैरह में लोगों की भीड़ होती है, लोग जाते हैं, सबसे मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। तो इस अभागे आलसी देश में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष के पिछड़ेपन पर प्रकाश डाल रहे हैं कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। क्योंकि भारतवर्ष में अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 3 लोग काम करते हैं तो 2 लोग बैठे रहते हैं, उनके अंदर आलसीपन आ जाता है, बिना अगुवाई में वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी है। जैसे बच्चों बता रहे हैं कि रेलगाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे डब्बे होते हैं, बता रहे हैं कि यदि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आज गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेनें में लगी हैं, अच्छे अच्छे कोच लगे हों, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कोच होकर बिना इंजन के वो सब बेकार है, बिना इंजन के वो चल नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारे देश के लोग हैं, बिना मालिक, बिना अगुआ, बिना अच्छे नेतृत्व के वो कोई काम नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे घर में परिवार है, परिवार का मुखिया होता है और जब तक मुखिया कोई काम नहीं करता है, मुखिया घर पर नहीं होता है, तब तक बाकी लोग जो है कुछ नहीं करते हैं, उनके अभाव में बैठे रहते हैं निकप में पन जैसे। तो सुझाव दे रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के डब्बे के समान हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन नेतृत्व के अभाव में वो कोई कदम आगे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बिना इंजन सब नहीं चल सकती। क्योंकि रेलगाड़ियों में जो अच्छे अच्छे कोच लगे रहते हैं वो बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। क्योंकि इसी तरह हमारे देश में बहुत ज्ञानी लोग पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन बिना अगुआ का कोई आगे चलने वाला नहीं होता है। तो वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो, नेतृत्व करने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चूप साध रहे बलवाना, उनके बुद्धि बल को याद। जब सीता मैया को चुरा कर रावण लंका ले गया था, सीता माता की खोज में सभी बंदर निकले हुए थे, समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थे, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार लंका नहीं था।
और इसी के श्राप के कारण हनुमान जी एक जगह पत्थर पर चुपचाप बैठे हुए थे। श्राप कारण अपने बल और बुद्धि को भूल गए थे। तब ये जामवंत जी हनुमान जी के पास उनको बुद्धि और बल को याद दिलाकर कहे कि का चुप साधि रहे बल वाना। हे हनुमान जी, आप में तो इतना अपार बल और बुद्धि है कि आप तुरंत इस समुद्र को, इस बात को सुनते ही हनुमान जी सहसा अचानक अपना रूप बढ़ा लिए और समुद्र को लांघ कर चले गए। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जो उनको बल को, बुद्धि को, उनके कार्यों को याद दिलाया जाएगा तो बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाएगा? भारतवासियों को याद दिलाने वाला तो चाहिए। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम, राजे महाराजों को तो अपनी पूजा में, भोजन में और झूठी गौप से छुट्टी नहीं मिलती। अपने ही प्रसन्नता में राजा महाराजा लगे रहते हैं। हकीमों को कोई तो सरकारी काम घेरे रहता है, हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब बंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे, अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। बस वही मसल रही है, उनके अंदर यही बात रहती है कि हमारा किसी तरह समय व्यतीत होता रहे। तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, दूसरों से गपशप लड़ाने में कब फुर्सत मिलेगी, कब समय मिलेगी कि तुम अपना विकास करोगे, अपने के साथ साथ दूसरों का विकास करोगे, दूसरों के साथ साथ देश के विकास के बारे में सोचोगे। चलो बस हो चुका, मिलना न हम खाली न तुम खाली, न तुम्हारे पास समय है न मेरे पास समय है। तो पहले भी जब आर्य लोग हमारे देश यानी हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जी में यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति को फैलाए। और अभी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिदिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपने ने घेर लिया है। उनके अंदर, लोगों के हर व्यक्ति के अंदर आलसीपन आ गया है, कोई कुछ करना नहीं चाहता है। बिना अगुआ के अभाव में अपने से उनके इतना आत्मबल नहीं होता है कि मैं आगे का कोई कदम उठा पाऊं। तो हम नहीं समझते हैं कि इनको लाज क्यों नहीं आती, हमारे अंदर ये क्यों नहीं भावना आती कि दूसरा व्यक्ति जब कर रहा है तो हम भी इस काम को करें, हमारा भी अपना कर्तव्य होता है। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, पढ़ लिख कर ऐसे ऐसे खोज की है। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन हम लोग विलायत माने विदेशों से जो चीज मंगा लेते हैं, उसको हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज को हम अपने देश में ही क्यों नहीं निर्माण कर सकते हैं। तो जो 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नत से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, हर चीज उपलब्ध है, चाहे किताब हो चाहे यंत्र हो, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। हम लोग बेकार रूप में घर में बैठे हुए हैं। यह समय ऐसा नहीं है कि उन्नत की मानो घुड़दौड़ हो रही है। बच्चों, आज प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है, आज हर जगह प्रतिस्पर्धा, एक देश दूसरे देश को पीछे खदेड़ना चाहता है। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में जो देश पिछड़ जाएगा वो 2 दशक पीछे चला जाएगा। अमेरिकन, अंग्रेज, फारिसिस, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा में अपना विकास निरंतर तेज कर रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमें पाले छूले, हम हर देश से आगे निकल जाएं। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से
मिट्टी खोदते हैं, हिंदुस्तान के हर एक आदमी जो है चुपचाप घरों में बैठा रहता है। आज मैं छोटा सा देश जापान का उदाहरण देता हूं बच्चों, कि जापान का छोटा सा, हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बराबर का देश है, लेकिन वो विकसित देश है। वहाँ एक छोटा बच्चा जो है अपना अखबार बेचकर रोजी रोटी चला लेता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कि अगर 5 लोग जो हैं एक जगह अलाव के पास बैठते हैं तो वो अपने विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दूसरों की हीनता के भावना लाते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, गपशप। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं एक साथ बैठेंगे तो अपने विकास के बारे में, दूसरे के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचते हैं। सबके जी में यही है पाला है कि हमें छू ले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खड़े खड़े मिट्टी खोदते हैं, उनको औरों को जाने दीजिए, अपने टटुओं को हाँकते हुए दौड़ते देख कर भी उनको तनी शर्म नहीं आती हैं, उनको लाज नहीं आती हैं। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा इस प्रतिस्पर्धा के युग में, जो देश पिछड़ जाएगा, वो कितना भी उपाय कर ले वो आगे जल्दी नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता यानी कायरता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए, ईश्वर का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो मुझको मेरे मित्रों ने कहा था, भारतेंदु जी आगे कह रहे बच्चों कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है, हिंदुस्तान का, हमारे देश का कैसे विकास हो सकता है। तो भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, कृन्नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम नयानुकूले न नव्यम स्वतेरितम पुमान व्याधिनम न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनि हैं, अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ही मनुष्य रूप में जन्म होता है। तो सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इस समान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यही दशा इस समय हमारे हिंदुस्तान के लोगों की है, जो आलसीपन घेरे लिए हुए बैठे हैं, अपने विकास के बारे में, अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, सब लोग अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। बाबा हम क्या उन्नत करें, हम दूसरे के बारे में क्या सोचे, अपने देश के बारे में क्या सोचे, उनके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून सूझती हैं, तुम दूसरे की भलाई देखो, दूसरे देश के बारे में सोचो। तो यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है बच्चों। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, इंग्लैंड भी कभी गरीब था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या इंग्लैंड के किसान, खेत वाले, गाड़ीवान मजदूर नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, वह भी गरीब थे। लेकिन वहां के लोग जहां खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल और मसाला बनावें, नई खोज करें जिससे इस खेत में आगे से अधिक अनाज उत्पन्न हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। एक अनपढ़ आदमी जो है वो काम करता है। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और उस अखबार को पढ़कर अपने देश दुनिया के बारे में सोचने लगा, वहाँ का समाचार लेने लगा कि हमारे देश में क्या हालत है, हमारे देश में क्या हो रहा है। या उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गपशप लड़ाएगा, दूसरों की शिकायत करेगा।
वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी खाली न रहे, व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। भारत के लोग आलस्य इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने एक दोहा कह डाला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। भारत देश के लोगों के यही तो बात है कि वो लोग यही सोचते हैं ईश्वर की कृपा होगी तो हमको ये कार्य हो जाएगा। सभी लड़के अभी सोचते हैं कि हम परीक्षा में भगवान करेंगे तो भगवान अपने आकर कॉपी नहीं लिख देंगे। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तब हम जाकर कहीं हमको परिश्रम का फल मिलेगा। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। भारत नित्य प्रतिदिन जो है निर्धन होता जा रहा है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों से अपने अंग को छिपाती रहती है, अपने इज्जत को केवल छिपाए रहता है। वही दशा हमारे हिंदुस्तान के लोगों की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से यह मालूम होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कीमती होता जा रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और रुपया की कीमत बढ़ती जा रही है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़ेगा नहीं। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं, कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसी उपाय बता देंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यह पंडित जी की पोथी में नहीं। रुपया पैसा करने के लिए हमें स्वयं कर्तव्य करना पड़ेगा, कठिन काम करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं विकास होगा। तुम आप कमर कसो, अपने अंदर जो आलसीपन है उस आलसीपन को छोड़ दो। कब तक अपने को जंगली हुस मर्च बोड़े डरपोक पुकारवाओगे? और इस प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ को घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, वो पीछे ही चलता जाएगा। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर अपनी पाठ्य पुस्तक से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये निबंध जो 1884 के बलिया के ददरी मेले में आए हुए अपने भाषण में लिखे थे, उसी भाषण के अंश को पढ़िएगा। अगले दिन मैं पुनः आगे बताऊंगा। धन्यवाद।